नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए अवतार कृष्ण रहबर जी की कहानी जड़े। उसके मन प्राण विकल विचलित थे। जिस अनुपात से कलकत्ता में गर्मी की प्रचंडता तेज से तेजतर होती जा रही थी, उसी अनुपात से उसकी विफलता भी बढ़ती जा रही थी। और यह एहसास गहरा होता जा रहा था कि वह समय दूर नहीं जब उसका दम घुट जाएगा, आखिरी सांस भी उखड़ जाएगी और उसे अपनी इस अभागी काया को छोड़ना पड़ेगा। इस महानगर में लोगों की भीड़ भाड़, एक अव्यवस्थित कुव्यवस्थित जनधारा उसे काट खाने को आती थी। एक अजीब भाग दौड़, भागती छायाएं, हर आदमी दूसरे आदमी से आगे जाने को बेताब, किसी को किसी का इंतजार नहीं। यह सारा कोलाहल उसके कान के पर्दों को भेदता था। सारे वातावरण में उसे अजीब प्रकार का परायापन अनुभव होता था। महानगर की विचित्रता, विविधता, रंगारंग या सांस्कृतिक गतिविधियां उसे तनिक भी अपनी ओर नहीं खींचती थी। मन करता कि उड़कर अपने घर, अपने काश्मीर वापस चला जाए, मगर यह बात भी संभव नहीं थी। उसका सारा अस्तित्व जैसे कहीं खो गया था। पिछले 50 वर्षों तक कश्मीर में गतिशील उसकी जिंदगी जैसे आकर जड़ हो गई थी। इतने सारे वर्ष कश्मीर में भी एक ही रंग में, यह एक ही ढंग पर नहीं बीते थे। पहले डोगरा शाही, फिर आई आजाद शाही। तिस्ता के किनारों के बीच तब से अब तक बहुत सारा पानी बहाता। समय समय पर कुछ बातें उसे अप्रिय भी लगी थी। परसों ही की तो बात है, जब वह अपना वोट डालने बूथ पर पहुंचा था तो एक आदमी ने उससे कहा था, पंडित जी, आपने तकलीफ क्यों की? आपका काम हमने खुद निपटाया। क्या करें, बुजुर्गी का ख्याल तो रखना ही पड़ता है। श्रीकंठ को बहुत बुरा लगा था, मगर कोई प्रतिवाद करना उसने उचित नहीं समझा। अनायास ही उसका हाथ अपनी पगड़ी की ओर गया। पगड़ी को सिर पर ठीक तरह से संभल कर वह धुएं से डरे चूहे की तरह बेशर्मी से घर लौट आया। फिर भी श्रीकंठ को विश्वास और संतोष था कि उसकी अपनी एक अलग जिंदगी है, अपना एक अलग व्यक्तित्व है, अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, अपनी एक अलग पहचान है। अलीकदल के पुराने मोहल्ले से सिविल लाइन तक जाते उसे लगता कि श्रीकंठ चल रहा है, वह वही है, कोई और नहीं। हर गली में, हर नुक्कड़ पर उसके साथ दुआ सलाम होती थी। मगर कलकत्ता में उसे अपने आप में एक मक्खी में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। अगर वह मर भी जाएगा तो एक मक्खी की ही मौत मरेगा। कौन जानेगा कि कौन मर गया। यदि कश्मीर में मरेगा तो कई दिन तक सारे नगर में चर्चा होगी कि श्रीकंठ का स्वर्गवास हो गया। शमशान घाट तक कितने ही लोग, उसके संबंधी, उसके पड़ोसी, हिंदू और मुसलमान दोनों ही उसकी शव यात्रा में शामिल होंगे। उसे एक पेंटिंग याद आ रही थी जिसमें शाखें डालियां फैलाए एक विराट वृक्ष को चित्रित किया गया था, मगर नीचे से उस वृक्ष की सारी जड़ें कट गई थी। जाने क्यों वह पेंटिंग बार बार उसकी आंखों के सामने आ जाती। श्रीकंठ का एक बेटा जयपुर में था, दूसरा बेंगलोर में और यह तीसरा और सबसे छोटा यहाँ कलकत्ता में। बेटियां 3 थी। बड़ी की शादी कश्मीर में हो गई थी, मझली शिमला में और छोटी अमेरिका में। बेटे ऊंचे या महत्वपूर्ण पदों पर नहीं थे, हाँ जैसे तैसे गुजारा तो कर ही लेते थे। उनकी दशा लक्ष्यहीन, दिशाहीन बटोहियों जैसी थी। आज यदि यहाँ थे तो मालूम नहीं था कि कल कहाँ होंगे। उनके बाद भी उनकी संतान कहाँ कहाँ ठोकरें खाएंगी। उनकी कमाई का आधा भाग मकान का किराया देने में ही चला जाता था, और वहाँ कश्मीर में अपना 7 ताकों का खुला चौड़ा मकान 100 साल पुराना होकर भी बिना मुसाफिरों की सराय सा खाली पड़ा था। ठीक है, अब तो उसकी छत भी टूट गई थी। तीसरी मंजिल की दीवारें वर्षा के आघातों को सहते सहते कमजोर पड़ गई थी, लेकिन समय की चपेटों को सहता वह अब भी वैसे ही खड़ा था। राम कौल का हवेली जैसा मकान सारे मोहल्ले में अपनी मिसाल आप था। प्रतिष्ठा और शान और शौकत गवाही दे रही थी। तहसीलदार होने के कारण एक बहुत बड़े इलाके के असली महाराजा तो वही थे। उसके मकान के साथ मोहल्ले के प्रत्येक निवासी का निकट का संबंध था। जिस किसी के यहाँ शादी ब्याह हो, राम कौल का हवेली नुमा घर उसके काम आता। पंडितों और मुसलमानों की कितनी ही बारातें उस बड़े घर में दावतें उड़ा चुकी थी। राम कौल की हवेली मोहल्ले टोले के जवान लड़कियों के लिए कोमल कामनाओं की वह मनचाही चारदीवारी थी, जिसको लांघने की रस्म पूरी करके ही वे दूसरे मोहल्लों में, दूसरे इलाकों में, दूसरे शहरों में अपने अपने घर बसा सकती थी। मोहल्ले की
प्रत्येक जवान लड़की उस शुभ घड़ी का बेताबी से इंतजार करती थी जब राम कौल के मकान में उसके नाम पर हरमल जलती, मंगल गीत गाए जाते, लंगर लगते और बारातियों की पाते नाना प्रकार के व्यंजनों से तृप्त होकर वाह वाह करती और वह खुद डोली या मोटर में सवार होकर अपने जीवन साथी के साथ पितृकुल को छोड़कर किसी नए कुल में शामिल हो जाती। ये सारी बातें याद आते ही श्रीकंठ के मस्तिष्क में वह पेंटिंग, वह विराट वृक्ष फिर उभरता, जिसकी शाखाएं डालियां दूर दूर तक फैली थी पर जड़ें सूख गई थी। पिछले साल रिटायर होने पर उसने सोचा कि वह अपने जीवन के शेष दिन काश्मीर में ही गुजारेगा, मगर परिस्थितियां उसका साथ नहीं दिया। उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध कुछ फैसले लेने पड़े। आज से 20 दिन पहले जब वह कलकत्ता आने के लिए ट्रेन में बैठा था, उसे लगा था जैसे यमदूत उसे पकड़कर ले जा रहे हैं। एक उसका दाहिना हाथ, दूसरा बायां हाथ पकड़कर उसे दहकते अंगारों पर चला रहे हैं। यहाँ आकर झुलसती गर्मी और शोर शराबे ने उसकी इस चेतना को तीव्र किया था। वह सोचता कि कुएं का मेंढक श्रीकंठ ही भला था। उसे यकीन सा हो गया कि अब कश्मीर लौटना उसके नसीब में नहीं, वहाँ उसका अंजल समाप्त हो गया। एक अजीब सी पीड़ा उसकी नस नस में व्याप्त हो गई। वह पिछले कई दिनों से अपने भाई के पत्र की प्रतीक्षा कर रहा था, मगर आज तक ना उसका कोई पत्र आया, ना संदेश। फिर भी उसे विश्वास था कि उसका भाई 8-10 दिन तक उसे हाँ या ना जरूर लिखेगा। तब वह अपने दामाद को तार देगा और वही सारी कार्रवाई पूरी करेगा, जिससे वह आखिरी समस्या हल हो जाएगी और वह शांति के साथ प्राण त्याग करेगा। मगर भाई का पत्र था कि आता ही नहीं था। जाने स्वस्थ सकुशल भी है या नहीं, श्रीकंठ का मन विचलित हो उठा। अगर आज भी खत नहीं आया तो तार देना पड़ेगा। भीतर ही भीतर सुलगने के बाद अब बुझ चुका हूँ, किसके आगे अब अपना दुखड़ा रो। उसने एक गहरी आह भरी। श्रीकंठ के 3 भाई थे। एक बचपन में ही मर गया था, दूसरा दिल्ली में एक बहुत ही बड़ा अफसर बन गया था, वहीं उसने एक आलीशान कोठी भी बनाई थी। उसी की कृपा से श्रीकंठ के तीनों बेटे भी जयपुर, बेंगलोर और कलकत्ता में 2 वक्त की रोटी कमाने के काबिल हो गए थे। श्रीकंठ का तीसरा भाई नाथ जी एक स्कूल मास्टर था जो कश्मीर में ही रहता था। उसके पेंशन पाने में भी 5-6 वर्ष बाकी थे और वह ट्यूशन आदि करके अपने परिवार की गाड़ी को जैसे तैसे हाँक रहा था। 2 साल पहले श्रीकंठ की पत्नी का देहांत हो चुका था। तब से वह नाथ जी के यहाँ ही खाता पीता था। किसी न किसी बहाने छोटे भाई को अपने ऊपर खर्च होने वाली रकम पहुँचाता। एक दिन जब दोनों भाई तीसरे पैर की चाय पी रहे थे, श्रीकंठ ने नाथ जी से कहा, सुनते हो मैं आज टिकट ले आया हूँ, परसों जम्मू रवाना हो जाऊंगा, फिर वहीं से दूसरे दिन कलकत्ता। क्यों, वहाँ सब ठीक है? नाथ जी ने तनिक घबरा कर पूछा। हाँ सब ठीक है, मगर सच पूछो तो कुछ ठीक नहीं। मतलब? श्रीकंठ ने कोई जवाब नहीं दिया, केवल ठंडी आह भरी। आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि बात क्या है? नाथ जी ने व्यग्र होकर पूछा। आज कलकत्ता से छोटे साहबजादे का चौथा खत आ गया कि मैं जल्द से जल्द वहाँ पहुँचूँ। तो ठीक है, जाड़ों में सहर्ष चले जाइए, अभी तो वहाँ प्रचंड गर्मी है। नाथ जी ने अपना मत प्रकट किया। मेरा भी कुछ ऐसा ही ख्याल था, मगर उसने कुछ लिखा है, उसे पढ़कर लगता है कि मुझे जाना पड़ेगा। आखिर क्या इमरजेंसी है? तुम नहीं जानते, दोनों पति पत्नी मुंह अंधेरे घर से निकलते हैं। वह खुद फैक्ट्री चला जाता है और बहू प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाती है। रहा नन्ना, उसे उन्होंने किसी क्रच में डाला है जहाँ उन्हें महीने के 150 देने पड़ते हैं। शाम को काम से लौटते समय वे नन्हे को भी घर ले आते हैं। हाँ तो ठीक है, इसमें बुराई क्या है? आजकल तो यह बुराई हर बात में, हर काम में घुस गई है। साहबजादे ने लिखा है कि ये क्रच वाले बच्चे को जाने कौन सी दवाई खिला देते हैं जिससे बच्चे दिन भर गहरी नींद में डूब जाते हैं और वे उनकी चींची पौंपों से बच जाते हैं। लिखा है इससे नन्हे को बहुत बुरी हालत हो गई है, उन्होंने उसके बच जाने की आशा छोड़ दी। हैरानी है, अब उन्हें नन्हे को किसी दूसरे क्रच में डालना चाहिए। सभी तो एक जैसे नहीं हो सकते। नहीं, सभी एक से हैं। अब यदि माँ नौकरी छोड़ दे तो 700-800 में कैसे गुजारा करेंगे? 400 तो घर का किराया ही जाता है। मुझे जाना ही पड़ेगा, चाहे इस बुढ़ापे में बच्चे पालने की चाकरी ही करनी पड़े। इसके बाद दोनों एक दूसरे को बस देखते रहे। कुछ देर के लिए कोई कुछ नहीं बोला। असल में 11 घरों के कश्मीर का जमाना दोबारा आने वाला है। श्रीकंठ ने फिर जबान खोली। यदि उसे भी कश्मीर में कोई नौकरी मिली तो यह सब देखना नहीं पड़ता। मैंने कितने ही लोगों के पाँव पकड़े, मगर सब व्यर्थ। थोड़ी सी भूमि बची थी, उसे भूमि सुधार ने छीन लिया। हम भी सुधार के पक्ष में हैं, पर सुधार हुआ नहीं, सिर्फ हमारा सर्वनाश हो गया। परसों ही मैं अपनी शीला के ससुराल गया था। चारों भाई नथुने से संकरे घर में किसी प्रकार रहते हैं, ये देखते ही बनता है। बेचारों के पास 20-25 कनाल जमीन थी, वे सारी की सारी हड़प कर गए। घर बनाने तक के लिए बेचारों के पास जमीन नहीं। यह सब किससे कहे, कौन सुनेगा?
बोलते बोलते श्रीकंठ की विचित्र दशा हो गई। सारा क्रोध और आक्रोश चेहरे पर उमड़ आया। और वह मंझला बेंगलोर में सड़ रहा है। सोचता हूँ भागा करता क्या होगा। 2 जवान बेटियां घर में पड़ी हैं, कैसे उनके हाथ पीले करेगा। सच पूछो तो जीवन की इस अंतिम घड़ी में बहुत परेशान हूँ। जयपुर वाला तो कोई चिट्ठी पत्री ही नहीं लिखता। सोचता होगा कि अगर चिट्ठी लिखी तो बुढ़ा आ जाएगा। हालांकि मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं हूँ। जब तक जिंदा हूँ मेरे लिए पेंशन काफ़ी है। श्रीकंठ को भावुक होते देखकर नाथ जी ने विषय को बदलना ही उचित समझा। आपने चाय पी ली? हाँ भाई पी ली। चाय नहीं, जहर पी चुका हूँ। श्रीकंठ की बोली में कड़वाहट बढ़ती गई। मैं एक दूसरी बात सोच रहा था। असल में तुमसे वही करना चाहता था। कौन सी बात? नाथ जी ने हैरान होकर पूछा। सोच रहा हूँ कि ये मकान अब बेच ही डाले। वह दिल्ली वाला अभी तक चुप है। मालूम नहीं उसने अपने हिस्से के बारे में क्या सोचा है। आज या कल मुझे अपना शरीर छोड़ना ही होगा। अपने खून को तो मैं बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ। अभी मेरा 13वां भी पूरा नहीं होगा कि वे 1-2 दिन करके मेरे हिस्से को नीलाम कर देंगे। इसलिए सोचता हूँ कि अगर मेरे जीते जी यह झमेला खत्म हो जाए तो बेहतर रहेगा। डरता हूँ कि मेरे बाद मामला बढ़ ना जाए और ये बिच्छू वहां आकर भी मुझे डस ना ले। श्रीकंठ की बातें सुनकर नाथ जी अवाक रह गया। अपने भाई का यह फैसला उसे कुछ बेतुका और आकस्मिक लगा और कुछ कुछ अप्रिय और कड़वा। उसे लगा कि अचानक उसे किसी सांप ने डंक मारा। अब जहर उसके अंग अंग में फैल रहा है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मिट्टी के कच्चे बर्तनों से भरे भट्टी जैसे परिवार को लेकर वह कहाँ कहाँ मारा मारा फिरेगा। श्रीकंठ सब समझ रहा था। उसने अकाउंटेंट जनरल के दफ्तर में काम किया था। जिंदगी भर घास नहीं खोदी थी। मुझे तुम्हारी मजबूरियों का एहसास है, श्रीकंठ ने दूरदर्शिता दिखाते हुए कहा। मगर जरा सोचो, यदि हम एक साथ पूरे मकान को बेचें तो 1.5 लाख 2 लाख मिल ही जाएंगे। इसके विपरीत यदि हम अपने अपने हिस्से को अलग अलग बेचें तो 50,000 से एक पाई भी अधिक नहीं मिलेगी। आजकल कौन साझेदारी के मकान में रहना पसंद करता है? इस पर जब कमरों के बीच का गलियारा साझा हो, सीढ़ियाँ साझी हो, दहलीज साझी और कमरों के बीच की दीवारें भी साझी हो। वह सब तो ठीक है, नाथ जी ने नम्रता और आदर से कहा। 2-4 साल और सही। मालूम नहीं मेरे इन बच्चों की रोजी रोटी किस दिशा किस देश में लिखी है। तब तक मैं भी रिटायर हो जाऊंगा। मुझे भी बोरिया बिस्तर बांधकर उनके पीछे जाना होगा। तुम बिल्कुल सही कहते हो, श्रीकंठ बोलने लगा। लेकिन मुझे लगता है कि मैं तब तक जीवित नहीं रहूंगा। खैर मुझे अपनी कोई चिंता नहीं, पर डरता हूँ राम कौल का नाम बदनाम ना हो जाए। मान लो मेरा हिस्सा किसी ऐसे वैसे आदमी ने खरीद लिया तो तब तुम क्या करोगे? नाथ जी जड़ बना बैठा रहा। 10-15 मिनट तक उसके मुख से कोई शब्द नहीं निकला। श्रीकंठ ने उठकर फिर इनकी सिलवटें ठीक की। नाथ जी से कहा, सोच लो, फुर्सत से सोच लो। दोनों मियाँ बीवी देख लो कि ठीक क्या रहेगा। वहाँ पहुँचने के सप्ताह भर बाद तुम्हें पत्र लिखूंगा। मेरी नज़र में दोनों तरह के खरीदार हैं। एक तो पूरे के पूरा मकान खरीदने को तैयार है, दूसरा सिर्फ मेरे हिस्से के 25,000 दे रहा है। मैं दिल्ली वालों को भी चिट्ठी लिख रहा हूँ कि उसको अपने हिस्से का क्या करना है। इतना कहकर श्रीकंठ चलने लगा। अरे आप कहाँ चले? खाना तो खाइए। नाथ जी ने बहुत जोर लगाकर अपनी जीभ को फिर से चालू किया। बैठिए, खाना खाइए। जो भाग्य में लिखा होगा वह होकर रहेगा। हाँ, होने को कौन टाल सकता है। लेकिन मुझे जरा भी भूख नहीं है, सिर दुख रहा है, मैं सोना चाहता हूँ। इतना कहकर श्रीकंठ अपने कमरे में आया। दरवाजा बंद करने के बाद उसने रोशनी गुल कर दी और बिस्तर में जा घुसा। वही मौन तस्वीर, वही पेंटिंग फिर उसके सामने मुखर हो उठी। एक विराट वृक्ष किंतु जड़हीन। अनेक छोटी बड़ी आरियां उन बची कुची जड़ों को भी काट रही हैं, जिनके सारे वृक्ष अभी तक टिका है। श्रीकंठ ने बचपन में सुना था कि उसके शहर श्रीनगर की शंकराचार्य पहाड़ी वास्तव में एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, जो किसी भी क्षण फटकर सदियों से अपने भीतर छिपा लावा चारों ओर बहाकर सर्वनाश का कारण बनेगी। मगर इन 60 वर्षों में यह ज्वालामुखी नहीं फटा। हालांकि समय समय पर इसके लावे की धारा रिसती रही, लेकिन आज पहली बार उसे लग रहा था कि शंकराचार्य की पहाड़ी फट गई और भीतर का छिपा सारा लावा फैल गया है। विषैली हवा और धुएं ने घेर लिया है। आज भी नाथ जी का कोई पत्र नहीं है। मनुआ बेटे से कहे काश्मीर वालों को तार दे, लेकिन वह बेटे और बहू के सामने कश्मीर का नाम लेने से डरता था। कश्मीर का जिक्र आते ही पति पत्नी से बावले कुत्तों की तरह काटने दौड़ते। आग लग जाए उस कश्मीर को जो हमारा नहीं रहा। श्रीकंठ खुद ही बोझिल कदमों से तार घर तक गया, तार दे दिया। वरीड यू ऑल आर ओके? श्रीकंठ जैसे तैसे 3 दिन बीते। वे तीनों रातें उसने कांटों पर लोट लोट कर काटी। अजीब गरीब विचार उसके मन में आते रहे। कहीं ऐसा तो नहीं भाई बाबूजी ने खुद जहर खाकर मुझे जीते जी नर्क में डाल लिया। मुझे यह कठोर निर्णय लेना नहीं चाहिए था। मेरे बनने के बाद जो होता सो होता।
उसकी दशा कुछ कुछ पागलों जैसी हो गई। उसने सोचा कि यदि और कुछ दिन भाई का जवाब नहीं आएगा तो वह लिखेगा कि उसने अपना फैसला बदल लिया। तार का जवाब आ गया, बहुत संक्षिप्त। तार देखते ही बहुत खुश हुआ, मानो उसे कोई खजाना मिल गया। लिखा था, सब सकुशल है, विस्तृत पत्र 5 दिन पहले डाला है। तार की यह इबारत पढ़कर वह निश्चय नहीं कर पाया कि उसे खुश होना चाहिए या उदास। वह फिर सोचने लगा कि नाथ जी ने क्या किया होगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि तभी डाकिया नाथ जी का खत लेकर आ गया। श्रीकंठ ने उसके हाथ से लिफाफा लिया। पत्र नाथ जी का ही था, उसी की लिखावट। छोटे भाई की फर्मा बरदारी देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। मन में उसके प्रति स्नेह कुछ ज्यादा ही उमड़ा, मगर लिफाफा खोलते समय जैसे सारा शरीर कांपने लगा। दिल की धड़कन तेज हो गई, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। लिफाफा खोलकर जब उसने पत्र बाहर निकाला तो पल भर के लिए वह उसे कोरा कागज मात्र लगा, मगर नहीं, यह उसका भ्रम था। श्रीकंठ ने अपनी ऐनक साफ की। पहले उसे कागज पर कुछ धुंधली आकृतियां दिखाई दी, पर जल्दी ही सारे अक्षर स्पष्ट हो गए। लिखा था, भाई साहब नमस्कार, आपकी शतायुओं की कामना करता हूँ। मैं आपकी लाचारी मजबूरी भली प्रकार समझता हूँ। मुझे इस बात का एहसास है कि जिस भाई ने बेटे की तरह मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, सोचना सिखाया, उसकी ही बात सही होगी, वजनदार होगी। परंतु आप भी सोचिए कि मैं अपना कच्चा परिवार लेकर कहाँ जाऊँ। आप बेशक अपना हिस्सा बेचे, जिसे चाहे उसे बेचे, आप मेरी चिंता क्यों करते हैं? चाहे खरीदार कोई भी हो, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा? जिस मोहल्ले में रहता हूँ वहाँ कौन लोग रहते हैं? मेरा सारा दिन किन लोगों के बीच गुजरता है? मेरा दूध वाला कौन है? सब्जी किसके यहाँ से आता हूँ? मांस मछली किन लोगों से खरीदता हूँ? मेरे घर का कूड़ा कचरा कौन उठाता है? जो फूल मैं अपने देवता पर चढ़ाता हूँ उसे कौन उपजाता है? जिस दाई ने मुझे माँ के पेट से पैदा किया था वह भी तो मुसलमान ही थी, और जब मर जाऊंगा तो मेरी चिता रचने वाला भी एक मुसलमान ही होगा। आप मेरे लिए विचलित ना हो। ईश्वर आपको कुशल पूर्वक रखे। आपका अपना नाथ जी। श्रीकंठ ने पत्र 2 बार 3 बार पढ़ा। उसकी आंखें लाल हो गई, नथुने फड़कने लगे, मुख से घृणा और दर्द भरे शब्द आप निकले, ब्लडी फुल। उसने खत के पुर्जे पुर्जे कर खिड़की के बाहर फेंक दिए। उसकी सांस तेज चलने लगी, दिल धड़कने लगा। हाँ, वही पेड़ दूर अपनी अपनी शाखाएं टहनियाँ फैलाए हुए, किंतु जड़ों के बिना कब तक धरती पर टिका रहेगा? वह अभी गिर पड़ेगा, बिल्कुल अभी। श्रीकंठ का सिर चकराया, वह खुद नीचे गिर पड़ा। लगभग 2 घंटे बाद होश आया। होश आने के बाद भी उसकी हालत सुधरने के स्थान पर बिगड़ती गई। कई दिन बाद जब शीला के पति अर्थात उसके दामाद के सारे कागजात मुकम्मल करके उसे चेक भेजा तो उसके साथ उसने एक चिट्ठी भी नत्थी की भेजी। चिट्ठी में लिखा था, ऐसा ही एक चेक उसने श्रीकंठ के दिल्ली निवासी भाई को भेजा है। साथ ही यह सूचना भी दी कि सप्ताह भर बाद ही उसका भाई नाथ जी ने भी अपना हिस्सा उसी कादिर जू के हाथ बेच दिया, जिसने श्रीकंठ और उसके दिल्ली निवासी भाई का हिस्सा खरीद लिया था। नाथ जी अब अपने परिवार सहित कहीं किराए पर रह रहे हैं। पत्र पढ़कर श्रीकंठ की बुझी हुई आंखें 2 कुटरों में बदल गई। भीतर का सारा मवाद दहकता लावा बनकर उनके रास्ते से बाहर आने लगा।